बहू अपनी सास को बुरी तरह से बेल्ट से पीट रही थी। ठीक उसी समय घर में कुछ ऐसा होता है जिसकी उस बहू ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके साथ ये सब हो सकता है। भुवनेश्वर में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे, बेटा संदीप और बेटी रजनी। माता पिता ने बहुत मुश्किलों के बाद इन बच्चों को पाया था और उनकी अच्छी परवरिश की थी। बेटा जब पढ़ लिख जाता है तो माता पिता उसकी शादी करा देते हैं। संदीप की शादी संध्या से होती है। शादी के बाद संदीप के बच्चे भी हो जाते हैं। संदीप के पिता की इच्छा थी कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तभी उसकी शादी हो, क्योंकि दहेज का ज़माना था और उनकी इतना दहेज देने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अगर बेटी कामयाब हो जाती तो बिना दहेज के भी उसकी शादी हो जाएगी। इसी सोच के साथ वो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। समय बीतता गया और एक दिन अचानक किसी बीमारी के कारण पिता की मृत्यु हो जाती है। संदीप अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, इसलिए वो परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेता है। सब कुछ सही चल रहा था। संध्या एक दिन अपने पति से कहती है कि अब रजनी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और कब तक उसकी पढ़ाई चलेगी। दरअसल रजनी उस समय कॉलेज में थी और संध्या नहीं चाहती थी कि उसके पति की कमाई से रजनी पढ़ाई करके बाद में दूसरे घर चली जाए। लेकिन संदीप उसे समझाता है कि ये उनके पिता की आखिरी इच्छा थी कि पहले बहन की नौकरी लग जाए फिर शादी होगी। संध्या बार बार संदीप से इस बारे में बात करती रहती है। इसी बीच संध्या की माँ रजनी के लिए एक रिश्ता बताती है और कहती हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, एक बार देख लो। यही बात कहने के लिए वो एक दिन संदीप के घर आती हैं और जोर देती हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा है, आगे ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। संदीप की माँ माया देवी इस रिश्ते के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन बहू संध्या घर की मुखिया जैसी बन गई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाती और बेटे की तरफ देखने लगती हैं। पहले तो संदीप मना कर देता है, लेकिन जब उसकी पत्नी बार बार कहती है कि देखने में क्या जाता है, तो वो मजबूरी में हामी भर देता है। संदीप कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर लड़का अच्छा नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी। संध्या कहती है कि वो ज़बरदस्ती नहीं कर रही, बस एक बार देख लो, अगर शादी हो जाती है तो अच्छा रहेगा। वैसे भी पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है। एक दिन तय किया जाता है और संदीप अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर माँ माया देवी और पत्नी संध्या के साथ लड़के के घर जाता है। वहाँ जाने के बाद जैसे ही माया देवी लड़के को देखती हैं, वो हैरान रह जाती है। दरअसल कुछ दिनों पहले लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो ठीक से चल नहीं सकता था। माया देवी ये देखकर चुप रह जाती हैं, लेकिन संध्या की माँ चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती हैं और कहती है कि बस थोड़ी सी तकलीफ़ है जो महसूस भी नहीं होती। हमने ईमानदारी से आपको बता दिया, वरना आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन माया देवी पहली नज़र में ही समझ जाती हैं कि लड़के की चाल ढाल ही ऐसी है, और ऊपर से जो लड़के वाले थे वो दहेज के लोभी भी थे। और वो कहने लगते हैं कि ठीक है, शादी तो हो जाएगी, लेकिन आप ये बताओ कि दहेज में क्या क्या दोगे। ये बात संदीप को बुरी लगती है, क्योंकि उसकी बहन के अंदर कोई भी कमी नहीं थी। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और ऊपर से एक लंगड़े व्यक्ति से उसकी शादी क्यों कराई जाए। आखिर ये ज़िंदगी का सवाल था। इसी वजह से वो उनसे कह देता है कि ठीक है, हम आपको जवाब दे देंगे, और वहाँ से वे लोग वापस लौटने लगते हैं। जैसे ही वे लोग गाड़ी में बैठते हैं, तभी माया देवी अपनी बहू से कहती हैं, बहू ये बता, हमारी बेटी में क्या कमी है। तेरी माँ को केवल यही लड़का मिला था मेरी बेटी के लिए, ऐसी क्या कसर है हमारी बेटी में। इस बात को सुनकर संध्या थोड़ी नाराज़ होती है और कहती है, क्या कमी है इस लड़के में, अच्छा खासा तो है, घर परिवार भी बड़ा है और ऊपर से इनका फैमिली बिजनेस भी है। अब थोड़ा बहुत दहेज मांग रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। ये सुनकर माया देवी चुप हो जाती हैं, क्योंकि फ़िलहाल बहू घर की करता धरता है और अगर उसे कोई बात बुरी लग गई तो घर में अशांति हो सकती थी। इसके बाद संदीप अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, तूने समझ क्या रखा है, मेरी बहन पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनेगी और उसके बाद ही मैं उसकी शादी कराऊंगा। अब तेरे कहने से मैं ऐसे लड़के से उसकी शादी करा दूं जो खुद ठीक से चल भी नहीं सकता। वो मेरी बहन का साथ कैसे निभाएगा। क्या कमी है मेरी बहन में। माँ सही कह रही हैं और तुझे आज के बाद इन मामलों में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है।
ये कहकर वो अपनी पत्नी को चुप करा देता है। ये बात संध्या के अंदर चुभ जाती है और वो सोचने लगती है कि इन लोगों ने उसकी माँ की बेइज्जती की है। उसकी माँ ने बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा था, लेकिन ये लोग उसे फेल कर चुके हैं। इसके बाद सभी लोग घर चले जाते हैं और घर का माहौल सामान्य होने लगता है। लेकिन इस दिन के बाद संध्या के दिमाग में उसकी ननद और सास के प्रति नफरत बढ़ जाती है। वो उनसे उखड़ी उखड़ी रहने लगती है। ये बात माया देवी और रजनी दोनों को महसूस होने लगती है। माया देवी अपनी बेटी को पढ़ाई के बहाने अपनी ननद के घर भेज देती हैं। दरअसल उनकी ननद दूसरे शहर में रहती थी और कहती हैं कि आप इसे वहाँ पर पढ़ा लीजिए, हम पैसे यहाँ से भेजते रहेंगे। इसके बाद ननद वहाँ चली जाती है और घर में सिर्फ सास बहू और उनके बच्चे रह जाते हैं। संदीप सुबह कंपनी के लिए जाता है और शाम को वापस लौटता है। संध्या को ये बात पता थी कि उसकी सास उसकी शिकायत बेटे से नहीं करती है, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा कर सकती थी। वो गुस्सा तो थी ही अपनी सास से, इसलिए दिन में उस पर हुकूमत करने लगी। लेकिन जैसे ही संदीप घर आता वो अच्छे से उसका ख्याल रखती। ये बात माया देवी को बुरी तो लगती थी, लेकिन वो अपने बेटे के घर को उजाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए सब कुछ सहती रहती थी। इधर संदीप अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे भेजता रहता था और ये बात संध्या को खटकती थी। एक दिन जब संदीप अपनी बहन के लिए पैसे भेज रहा था, तभी संध्या उसे और भी खर्चे गिनाने लगती है और कहती है, अगर तुम इस तरह पैसे भेजते रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे पास भविष्य के लिए कोई बचत भी नहीं है। ये सुनकर संदीप को गुस्सा आता है और वो कहता है, क्यों मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? मेरी माँ और बहन के लिए मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? मैं अपनी बहन के लिए पैसे भेजूंगा क्योंकि वो वैसे ही बुआ के घर रहती है। अगर मैं उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भेज रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? इस बात को लेकर पति पत्नी में बहस हो जाती है और माया देवी ये सब सुन लेती हैं। इसके बाद माया देवी आकर अपने बेटे को शांत कराते हुए कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन का खर्चा तुम्हारी बुआ कर देंगी। मेरी उनसे बात हो गई है। वैसे भी जब तुम पैसे भेजते थे तो वो बार बार मना करती थी। वो कहती थी कि बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है, क्या हमारा कोई फ़र्ज नहीं बनता? इसके बाद संदीप ना चाहते हुए भी अपनी बहन को पैसे भेजना बंद कर देता है, लेकिन वो लगातार अपनी बहन का हालचाल पूछता रहता और उससे ज़्यादा प्रेरित करता। एक दिन जब माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो बेटा उन्हें बाहर लेकर जाता है और वहाँ पर वो माँ से पूछने लगता है कि माँ तुम बड़ी चुप से रहा करती हो, आखिर क्या परेशानी है? अब माँ चाहती तो है कि वो अपने बेटे को सारी हकीकत बता दे कि उसकी पत्नी उससे गलत व्यवहार किया करती है, लेकिन वो फ़िलहाल कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके बेटे को ये सब कुछ पता चल गया तो वो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखेगा। ऊपर से उसका भरा पूरा परिवार है, एक लड़का है और एक लड़की, और बच्चे स्कूल भी जाया करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उसकी वजह से उसके बेटे का परिवार तबाह हो। वो कह देती हैं कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि माँ मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बहन को पैसे ना भेजूँ, मेरा फ़र्ज बनता है, मुझे पैसे तो भेजने ही चाहिए। तब माँ कहती है कि बेटा मैं नहीं चाहती कि तेरी बहन की वजह से तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए। तेरी बुआ को ये जिम्मेवारी उठाने दे और तू आराम से रह, क्योंकि तेरी पत्नी को इस बात का दुख है कि हमने उसकी माँ के लाए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया था। संदीप अपनी माँ की बातों को समझता है और उसे अपनी पत्नी के बारे में भी पता चल जाता है, तो उसके बाद वो चुपके से अपनी बहन की भी मदद करने लगता है। वो कंपनी में बहाना बनाकर ओवर टाइम किया करता और ओवर टाइम के जितने भी पैसे आया करते उनको चुपके से अपनी बहन के अकाउंट में डाल दिया करता। बहन उसे मना भी करती है। माँ उसे कभी कभी फ़ोन पर बता दिया करती थी। माँ ने उसे ये बात बता दी थी कि तेरी भाभी ज़्यादा नाराज़ है और वो बेटे से पैसे भेजने के लिए मना भी करती है। इसी वजह से रजनी ने वहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली थी, जिस जॉब को करने के बाद वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकाल लिया करती थी। तभी अचानक से संदीप की पोस्टिंग उसी कंपनी की एक दूसरी ब्रांच में हो जाती है, जो घर से लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर थी, और उसके साथ साथ उसे प्रमोशन भी मिला था। उसको ज़्यादा सैलरी मिलने वाली थी। इसके बाद वो मिठाई का डिब्बा लेकर सीधा अपने घर आता है
और अपनी माँ को सबसे पहले खुशखबरी देता है। कहता है कि माँ, अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया है और अब मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इस बात को सुनकर माँ भी खुश हो जाती है और ये बात जैसे ही संध्या सुनती है तो वो भी बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपने पति से कहने लगती है कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ और आज से अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम लोग कुछ ज़्यादा सेव भी कर सकते हैं। तभी संदीप कहता है कि हाँ, ज़्यादा सेव भी कर सकते हैं और साथ में अब मैं अपनी बहन का भी अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। इस बात को सुनकर संध्या गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिलहाल उसके पति की प्रमोशन हुई थी और ये खुशी उसके सामने ज़्यादा थी, तो उसके बाद वो खुश होकर घर के कामों में लग जाती है और अपने पति के सामने अपनी सास की सेवा करने लगती है। संदीप अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, घर का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि माँ तो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं और तुम ही हो अब इस घर को संभालने के लिए। मैं वहाँ से 15-20 दिन के बाद आया करूँगा। दूसरे दिन संदीप अपने कपड़े पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर रजनी ने दरोगा के लिए टेस्ट दिया था और वो टेस्ट उसका क्लियर हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों को बताना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका था। उसने घर वालों को बता दिया था, लेकिन लास्ट में वो उस फाइनल टेस्ट में रह ही जाती थी। इस वजह से इस बार वो सोचती है कि अब जब मैं पूरी तरह से नौकरी पर लग जाऊंगी तो उसके बाद ही घर वालों को सरप्राइज़ दूंगी। ये बात वो अपनी बुआ से भी कह देती है, तो बुआ भी इस बात को छुपा लेती है। संदीप के जाने के बाद सास बहू घर में अकेली रह जाती हैं। बहू संध्या अब और भी ज़्यादा अपनी सास पर नाराज़ होने लगती है। वो ज़्यादातर उससे घर का सारा काम करवाया करती और जब काम कंप्लीट हो जाती उसके बाद वो फिर से ज़्यादा काम फैला दिया करती और सोचा करती कि सास को बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी माँ का अपमान हुआ था। अभी तक उसने मर्यादा में रहकर ही लड़ाई की थी। वो उसे धमका तो दिया करती थी, पर अभी तक उसने कोई गाली गलौच नहीं किया था और ना ही उन पर हाथ उठाया था। सास चुपचाप रहकर घर का सारा काम करती रहती। वो बार बार ये बात सोचा करती हैं कि ऊपर वाला ना जाने मेरी कब सुनेगा और कब मुझे यहाँ से अपने पास बुलाएगा। एक दिन अचानक जब दोपहर का समय होता है, बच्चे स्कूल गए हुए थे। उसी दौरान माया देवी कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, लेकिन उन्होंने किचन में सब्जी भी बनाने को रखी थी, तो वो प्रेस को वैसे ही छोड़कर किचन में सब्जी देखने चली जाती हैं कि कहीं सब्जी जल न जाए। जब थोड़ी देर बाद वापस आकर देखती हैं तो उसके पोतों की ड्रेस पर प्रेस आर पार निकल गई थी और घर के अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। अब जैसे ही बहू बाहर आकर देखती है कि उसकी सास ने उसके बच्चों की ड्रेस जला दी है, तो इसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो एक ज़ोरदार थप्पड़ अपनी सास को लगा देती है। सास ने ये कल्पना नहीं की थी कि उसकी बहू उस पर हाथ भी उठा सकती है। माया देवी ज़मीन पर गिर जाती हैं, तो उसके बाद उसे बहू खरी खोटी सुनाने लगती है और बाल पकड़कर बाहर हॉल के अंदर खींच लाई। बाहर हॉल के अंदर एक जगह उसके पति की बेल्ट रखी हुई थी। उस बेल्ट को उठाकर वो सास को पीटने लगती है। उसी दौरान रजनी, जिसका पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था और उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो पुलिस में दरोगा बन गई थी, दरोगा की ड्रेस पहनकर अपने भाई के साथ सीधा घर पर आ जाती है और जैसे ही घर के अंदर ये सब कुछ देखती है तो हैरान रह जाती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसकी माँ जमीन पर पड़ी पड़ी रहम की भीख मांग रही थी और उसकी भाभी बुरी तरह से सास पर बेल्ट से पिटाई लगा रही थी। रजनी भागकर बेल्ट को पकड़कर उससे छीन लेती है और उसकी तरफ आंखें निकालते हुए उससे कहती है कि खबरदार, अगर तूने मेरी माँ को हाथ भी लगाया। संध्या जैसे ही अपनी ननद को पुलिस की ड्रेस में देखती है तो हैरान रह जाती है और एकदम से सहम जाती है, लेकिन रजनी उस बेल्ट को दोबारा से पकड़ती है और बुरी तरह से संध्या पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि उसने उसकी माँ के ऊपर ऐसे हाथ उठाया और उसकी माँ पड़ी पड़ी उससे रहम की भीख मांग रही थी। ये सब कुछ संध्या का पति संदीप भी देख रहा था। वो फौरन अपनी माँ को उठाता है और अपने गले से लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि जिस पत्नी पर उसने इतना विश्वास किया था
वो उसकी माँ को इतनी बुरी तरह से पीट रही थी। दरअसल जो रजनी थी उसकी पुलिस की जॉब जैसे ही लगती है तो उसकी पोस्टिंग का पहला ही दिन था। इसके बाद वो ये सरप्राइज अपनी माँ को खुद जाकर बताना चाहती थी और इसीलिए वो अपने भाई के पास जाती है और भाई की छुट्टी करवाकर उसे घर लाती है। वो सोच रही थी कि माँ को सरप्राइज देंगे और माँ बहुत खुश होगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जैसे ही घर के अंदर का मंजर देखा तो वो हैरान रह गई और उस बेल्ट को लेकर अपने भाभी पर पिटाई लगाने लगी। रजनी की आंखों में बदले की आग साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो किसी भी कीमत पर आज संध्या को नहीं छोड़ना चाहती थी। संध्या उसी तरह से गिड़गिड़ाने लगती है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन रजनी उसकी एक नहीं सुनती और बहुत ज़ोर से उसकी पिटाई लगाती रहती है। इधर संदीप अपनी माँ को संभाल रहा था, लेकिन तभी उसी समय बच्चों की छुट्टी का समय हो जाता है और बच्चे आकर जैसे ही अपनी माँ को पिटता हुआ देखते हैं एकदम से उसके ऊपर लेट जाते हैं। रजनी जो उसे छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन अब बच्चे सामने आ गए थे तो उसके हाथों की बेल्ट थम जाती है और वो बेल्ट को नीचे फेंक देती है और उसके बाद अपनी माँ को अपने गले से लगा लेती है। कहती है कि माँ बहुत हो गया, लेकिन अब तुम्हें ऐसा कुछ सहन करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दिनों से तुम बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अब तो परेशानियों का हल हो गया है। मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगी और हमें इनके साथ रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद संदीप कहने लगता है कि बहन तू ये क्या कह रही है? मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया है जो तुम मुझे भी इसके साथ छोड़ रही हो? इसने गलत किया है तो इसकी सज़ा इसे मिल जाएगी। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसके बाद तीनों माँ बेटे वहाँ से एक कमरे में चले जाते हैं। संदीप की पत्नी संध्या दूसरे कमरों में बच्चों के साथ बैठी हुई थी और अपने करतूत पर फूट फूट कर रोए जा रही थी। वो चाहती थी कि वो किसी तरह से माफ़ी मांग ले और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि उसके पति का व्यवहार कैसा है और वो आगे क्या करने वाला है। दूसरे दिन सुबह सुबह संध्या अपनी सास और ननद के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगती है। रो रो कर कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके घर की नौकरानी बनकर रह लूँगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत मत करना। संदीप वहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर वकील से जाकर तलाक के पेपर बनवा लेता है और उन्हें लेकर वापस लाकर अपनी पत्नी के चेहरे पर मारता है और कहता है कि ये लो, ये तलाक के पेपर पर साइन करो और यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में जरा भी ये बात हो कि मैं बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, तो मैं बच्चों की देखभाल कर लूँगा। तुम बस मुझे तलाक देकर यहाँ से चली जाओ। मैंने क्या कसर नहीं छोड़ी तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मेरी माँ और बहन कहाँ का राजयोग मांग रही थीं? वो तो केवल 2 रोटी की मोहताज थीं। उनको भी तुमने यहाँ पर चैन से नहीं टिकने दिया। सारी बातें मेरी समझ में आ रही थीं, लेकिन माँ मुझे बार बार अपनी सौगंध दे दिया करती थी और कहा करती थी कि कोई बात नहीं बेटा, तेरा घर बसा रहेगा, ऐसा मत कर। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे पीछे से मेरी माँ के साथ ऐसा सब कुछ करती है। दरअसल पीछे से रजनी ने और उसकी माँ ने पूरी बातें अपने बेटे को बता दी थीं, जिन बातों को वो अपने बेटे से छुपाती हुई आ रही थीं। और उन बातों को सुनने के बाद संदीप अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था। संध्या अपने पति के पैर पकड़ने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर अपना समय बिता लूँगी, तुम मुझे अपने पास रख लो। लेकिन संदीप उसे धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा देता है और संध्या ज़मीन पर पड़ी फूट फूट कर रो रही थी। वहीं पर उसकी सास और ननद भी थीं और सास और ननद जब ये सब कुछ देखती हैं तो वो अपने बेटे को समझाने लगती हैं। कहती हैं कि बेटा ऐसा मत कर, तेरा घर उजड़ जाएगा। अपने लिए ना सही बच्चों की ओर तो ध्यान दे। अगर तूने इसको तलाक दे दिया तो ये बच्चे माँ किसको कहेंगे और इन्हीं के लिए इसको अपने घर में रख ले। कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से ही हुआ करती हैं, इससे भी हो गई, तू इसे माफ़ कर दे। संदीप कहता है
कि नहीं माँ, ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है। उसकी बहन भी उससे कहती है कि भैया, माँ की बात सही है, ये बच्चे किसको माँ कहेंगे, और बिना माँ के परवरिश बहुत मुश्किल हुआ करती है। संदीप उनकी बात मान तो लेता है, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहता है। 4-5 दिन तक वो अपनी पत्नी से बात नहीं करता है और उसकी पत्नी बार बार उससे माफ़ी मांगती है। धीरे धीरे परिवार की कंडीशन नॉर्मल होने लगती है। संध्या उनकी खूब सेवा करती है तो उसकी सास उसे माफ़ कर देती हैं और अब घर के अंदर सभी लोग आराम से रहने लगते हैं। माँ अपने बेटे को और भी समझाती हैं कि वो अपनी पत्नी को माफ़ करे और सब कुछ भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। धूमधाम से अपनी बहन रजनी की शादी भी कर देते हैं। रजनी अपने घर चली जाती है।